जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर 2023 तक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने केवल अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लिया है, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाए कि हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और जिससे आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द परस्पर आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा के पुत्र को क्या कहा जाता है? राजपुत्र। ये क्या है? समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद प्रधान होगा, प्रधान होगा। जैसे यथासंभव, यथासंभव में कौन सा होगा? प्रथम पद। द्वितीय द्वितीय समास की बात करें तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा, प्रधान होगा। कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय, कर्मधारय समास की बात करें तो पहला पद, पहला पद विशेषण होगा, विशेषण, विशेषण होगा, होगा। दूसरा विशेष्य, दूसरा पद विशेष्य, विशेष्य होगा, होगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। नील क्या है? विशेषण है। कंठ क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य है और जो विशेषता है वो क्या है? विशेषण है। कर्मधारय हो गया। उसके बाद बहुव्रीहि समास की बात करें, व्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ना प्रथम होगा ना द्वितीय होगा। इसमें शब्द जो होते हैं उसका अर्थ ही अलग निकलता है। जैसे दशानन, दशानन 10 मुखों वाला। दशानन का अर्थ क्या है? रावण है। अब चौथा हो गया। पचमे की बात करें तो पचमा समास कौन सा है? द्विगु समास, द्विगु समास, समास। द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या दी रहती है। जैसे त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिवेणी, त्रिवेणी। ये सब क्या है? द्विगु समास है, जिसमें संख्याओं का, जिसमें संख्याओं की बात की गई हो वहां पर द्विगु समास होता है। बढ़ते हैं लास्ट की, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में दोनों पदों की समानता होती है, दोनों पदों की समानता होती है, समानता, समानता, समानता होती है। यहां पर 6 प्रकार के समास को क्लियर हमने कर दिया। अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो, कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो, या जहां पर विशेषण विशेष्य हो जिस समास में वो कौन सा? कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास की बात करें तो जहां पर न प्रथम पद हो न द्वितीय पद, वहां पर किसी शब्द का जो पद है वो जुड़कर कोई और अर्थ निकालते हो, वो क्या है? बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास जहां पर संख्याओं की बात की जाए, त्रिशूल, त्रिवेणी, ये सब क्या है? द्विगु समास है। द्वंद्व समास जहां दोनों पद की समानता हो वहां पर द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। समास क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? शब्दों का वह रूप जिससे पुरुष या स्त्री का जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। या ऐसे समझिए, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में क्या हुआ? गाय हुआ। और पुल्लिंग में हम कर सकते हैं बैल। ये क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। ये चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाए उसका सार्थक अर्थ निकले, वो क्या है? वाक्य है। चलिए, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य द्वारा भाव प्रकट किया जाता हो, वो क्या है? वाक्य कहलाते हैं।
जैसे आपने कोई शब्द राम स्कूल जा रहा है, तो क्या हुआ? ये शब्द हुए, शब्दों के समूह को का एक अर्थ निकल रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, एक भाव प्रकट हो रहा है। लेकिन वही होता है रहा जा राम स्कूल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। शब्दों का मेल तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं होगा। तो सार्थक अर्थ निकले, सार्थक शब्दों के सार्थक अर्थ निकले, सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका एक सार्थक भाव या अर्थ निकल रहा हो। जैसे वाक्य में दो प्रकार के होते हैं, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला उद्देश्य, पहला विधेय। उसके काम को जो बता रहा है, उसके काम को, जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है क्या है? उद्देश्य है उसका। और विधेय क्या है? राम। जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या है? विधेय है। और जिसके काम के बारे में बात किया जाए, क्या कर रहा है, वो क्या है? उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कारक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। यह क्री धातु का है। इसका कारक का अर्थ है करना। कारक क्या होता है? कारक मतलब, कारक का अर्थ होता है संज्ञा सर्वनाम के और क्रिया के बीच में संबंध को स्थापित करने वाला, प्रदर्शित करने वाला क्या है? कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा, ने क्या है? कारक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग है? बालक तेज दौड़ता है वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की रीति या तरीके को बताता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या करता है? क्रिया के तरीके को बतलाता है। इस वाक्य में तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। दौड़ता क्या है? क्रिया है। क्रिया की रीति बताता है। तो बालक किस तरह दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। उपसर्ग, उपसर्ग मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किया है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, सभी चीजों के बारे में हमने ऑप्शनल में ही बात कर दी है, लेकिन फिर से यहाँ पर हम बात, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर, शब्द के पहले लगकर वाक्य के, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इस प्रश्न में है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। तो प्रति उपसर्ग, प्रति लगाकर दो शब्द बनाए। प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द कौन से हैं? प्रतिदिन, रोजाना। प्रतिकूल, ये प्रति लगाकर जो शब्द बना है, ये क्या है? उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वर्णन शब्द का दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची, वर्णन शब्द का पर्यायवाची है विवरण, विवेचना, कथन। ये सब क्या है? वर्णन के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सर्वनाम शब्द के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं राम जाता है, राम जाता है, राम खाता है, बार बार राम न बोल के राम की जगह पर हम वह राम की बात कर रहे हैं। तो जैसे सर्वनाम शब्द के उदाहरण, वह, तुम, यह, ये सब क्या है? ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ रहा है, बार बार राम के कामों को हम न बोलकर वह पुस्तक पढ़ रहा है बोल सकते हैं, तो वह क्या है? सर्वनाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। उपसर्ग आपको क्लियर है? ऐसे शब्दांश शब्दों के आगे लगकर जो शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्र क्या है? प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द क्या है? प्रभाव, प्रवाह, प्रवचन। ये सब क्या है? प्र लगाकर बनने वाले उपसर्ग हैं। प्रभाव का अर्थ है असर और प्रवाह का मतलब है बहाव। और
प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वे शब्दांश, यहां पर शब्दों नहीं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लौकिक में इक प्रत्यय लगकर लौकिक बना है। मित्रता, मित्र में ता प्रत्यय लगकर क्या बना है? मित्रता बना है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। हम 3 ही अवस्थाओं में रहते हैं, एक वर्तमान, एक भूत, एक भविष्य। जो चल रहा है वो क्या है? वर्तमान है। जो बीत गया वो क्या है? भूत है। जो आने वाला है क्या है? वो भविष्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण का मतलब ही है कॉपी करना। अनुकरण का अर्थ क्या है? कॉपी करना। मतलब कोई बोल रहा है उसका हम सुनकर फिर से वही बोल रहे हैं, जैसा वो बोले हम बोले। जब किसी शिक्षक द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर बच्चे बोलने में प्रयोग करते हैं, मतलब जैसा शिक्षक बोल रहा है वही सुनकर बालक वही शब्द प्रयोग करने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य। भाई मन में अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन मतलब बोल बोल के पढ़ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बोल बोल कर, क्या है? सस्वर वाचन। और ऐसा बोल रहे हैं आप तो सस्वर वाचन हुआ। और मौन वाचन उसे कहते हैं कि आप केवल पढ़ रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, मन में पढ़ रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि दूसरों को बिना बाधा पहुंचाए किसी सामग्री, पठन सामग्री के भाव को ग्रहण करना। मतलब आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर सस्वर वाचन करेंगे तो दूसरा डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप शांति से मन में पढ़ रहे हैं तो आप उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं और दूसरों को बाधा भी नहीं पहुंचा रहे हैं। छात्रों को अधिक से अधिक विषय वस्तु का आत्मसात कराना। और ऐसे में जब छात्र मन लगाकर पढ़ता है, मौन वाचन करता है, तो उसके अर्थ को समझने का प्रयास करता है। बोलकर तो हम कुछ भी पढ़ देते हैं, लेकिन अर्थ ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे उसका मतलब नहीं। लेकिन जब मौन वाचन करते हैं तो उसके अर्थ ग्रहण के साथ हम पढ़ते हैं। इससे मौन वाचन से पढ़ने में तेजी भी आती है। ये सब उद्देश्य हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, सबसे अच्छा कौन? तो बोलते हैं हम, मैं। तो जो बोलने वाला होता है वो क्या है? सबसे उत्तम है। और मध्यम पुरुष उसे कहते हैं तुम, आप, जिसे बोला जाए, मतलब हम क्या हुए? अगर हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम है, जो सुन रहा है वो क्या है? मध्यम है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष है। तो यह बातें हैं, तो वह वे क्या है? अन्य पुरुष है। तुम, आप, जो सुन रहा है वो क्या है? मध्यम है, और जो बोल रहा है वो क्या है? वो उत्तम है। बात खत्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द क्या है? संपर्क, सम्मेलन। ये क्या है? सम शब्दांश का प्रयोग करके बनने वाले क्या है? उपसर्ग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य, कोमलता, मानव जीवन पर गहरा चित्रण मिलता है। मतलब इन्होंने प्रकृति के बारे में हूबहू एकदम बेहतर तरीके से अपनी कविताओं में प्रकृति का उल्लेख किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पंच परमेश्वर, हमने देखिए ऑप्शनल में जो चर्चा किया था वो चीजें आ रही हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। इनकी कहानी नमक का दरोगा हमने बताया था। पंच परमेश्वर, बात यह है कि आप जब मेरे सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके एक क्वेश्चन के साथ मैं अनेक क्वेश्चनों को भी कवर कर रहा हूं, जिससे आपका एक क्वेश्चन नहीं तैयार हो रहा, अनेक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। यह कहानी सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य महानता को उजागर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी जब छड़ी लेकर चलता है वो क्या होता है? उसका सहारा होता है। पूरी तरह से निर्भर होना, मतलब मेरे कठिन समय में मेरा मित्र अंधे की लकड़ी बनकर मेरा सहायक बने।
जब मैं कुछ चीजें नहीं कर पा रहा था, मेरे पास कुछ हाथ में नहीं था, तब मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। तो क्या है, अंधे की लकड़ी है। क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तो मित्र अक्सर खड़े मिलते हैं। हर परिस्थितियों में हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? दोस्तों को याद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तो प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रसंगोचित तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। तो इसमें प्रसंग और उचित शब्दों के योग से प्रसंगोचित बना हुआ है। तो यहाँ पर उचित पद क्या है? प्रधान है, जो प्रसंग के अनुसार उपयुक्तता को व्यक्त करता हो, क्या है? प्रसंगोचित है। और प्रसंगोचित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न, छह संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो आप अंग्रेजी में छह को कैसे लिखते हैं? KSH। तो के से क, SH से स होता है ना। इन दो शब्दों के मेल से क्या बना? वर्णों के मेल से क्या बना है? छह वर्ण बना है। तो छह संयुक्त वर्ण क और स से मिलकर बना है। यह संस्कृत वर्णमाला का एक विशिष्ट संयुक्त वर्ण है। इसका उपयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है। तो छह वर्ण किन वर्णों से बना है? क और स से बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मौलिक लेखन, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है तो मौलिक लेखन कहलाता है। यह विचारों की सृजनात्मकता का कार्य करता है। मतलब मौलिक लेखन का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत लेखन का कार्य करता है, मतलब खुद के विचारों को लिखता है, तो मौलिक लेखन कहलाता है। और मौलिक लेखन विचारों की सृजनात्मकता पर कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, काल की अवस्थाएं हमने बता दिया, तीन काल होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो पत्र के प्रकार, तो पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है कि आप किसी ऑफिस में जो पत्र लिख रहे हैं वो कौन सी भाषा में होता है? औपचारिक भाषा में होता है। तो आप किसी भी कार्यालय में या ऑफिस में जब आप पत्र लिखते हैं तो कौन सी भाषा में होता है? औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक का मतलब होता है आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो क्या हुआ? अनौपचारिक हुआ। आप विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो क्या हुआ? औपचारिक पत्र हुआ। लेकिन अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो अपने भाई को लिख रहे हैं, तो अपनी भाषा में, घर की भाषा में जो प्रयोग कर रहे हैं उसकी भाषा में लिखेंगे, तो कौन से हुआ? अनौपचारिक हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण की विधियां। कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे को कहानी सुनाया जाता है। तो कहानी सुनाया जाता है तो उससे फिर बोला जाता है कि आप कहानी जो सुने हो वो कहानी के अनुसार कोई भी कहानी बनाकर मुझे सुनाओ। तो ये कहानी कथन विधि हुई। वार्तालाप विधि, हम बात कर रहे हैं, बात करते करते एक कहानी बना रहे हैं, तो वार्तालाप विधि हुई कहानी शिक्षण की। एक प्रश्नोत्तरी विधि होती है, कहानी के साथ प्रश्नों को रखते हुए हम कहानी बना रहे हैं, तो क्या हुई? प्रश्नोत्तरी विधि। और चित्र विधि, हम चित्र लगा दिए। जैसे हम लोमड़ी की कहानी को बता रहे हैं, चालाक लोमड़ी, और कौवे की कहानी को बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? चित्रों के माध्यम से पहले कौवा को रोटी पे दर्शाए, रोटी, कौवा रोटी, फिर उसके बाद उसकी चोंच में रोटी, उसके बाद लोमड़ी नीचे और ऊपर कौवा। चित्र को इस प्रकार से दर्शाते हुए हम क्या कर रहे हैं? चित्र विधि से कहानियों को बना रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि बच्चा आप कहानी सुनाए। तो ये सब क्या है? चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि, ये सब क्या है? कहानी शिक्षण की विधियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उच्चारण दोष सामान्य कारण, आप बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब उच्चारण कर नहीं पाते, कभी कभी कुछ शब्दों को हम बोल नहीं पाते हैं, तो क्या हुआ? हम उसका क्या हुआ? प्रैक्टिस नहीं किए, ना ही हमने कभी उच्चारित किया। तो भाषाई वातावरण का अभाव, जैसे कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी शब्दों को सुना ही नहीं है तो उसका उच्चारण कैसे करेगा? तो सही उच्चारण नहीं कर पाएगा। मात्रिक अशुद्धियां,
जैसे छ और छ, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा तो क्या हुआ, मात्रिक अशुद्धियों के कारण वो क्या होगा, इन चीज़ों को उच्चारण नहीं कर पाएगा। शिक्षण की कमी, सही उच्चारण सीखने की विधि का अभाव, अब सीखा ही नहीं है, चाहे छ बोले चाहे छ बोले, चाहे ये वाला छ बोल दे चाहे छ बोल, तो सौ, तो इन दोनों के उच्चारण को अगर वो सीखा ही नहीं है तो क्या करेगा, गलत उच्चारण करेगा। भाषा का पकड़ का अभाव, वहां पर क्या होगा, भाषा की पकड़ नहीं होगी तो क्या करेगा, उच्चारण दोष ये चीजें उच्चारण दोष की कमियां हैं, जिसके कारण सामान्य कारण है, जिसके कारण उच्चारण में दोष उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण। तो सबसे पहले पूर्ण विराम, जब पूरा वाक्य पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में जो एक खड़ी पाई दी जाती है, क्या है, पूर्ण विराम होता है। अल्प विराम, वाक्यों के विभिन्न भागों को अलग करने के लिए, जैसे राम श्याम और मोहन स्कूल जाता है, तो राम श्याम वाक्यों को भागों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में अल्प विराम देते हैं, जहां पर थोड़ा सा रुकते हैं। राम श्याम बोल देंगे तो एक ही हो जाएगा, राम श्याम। जो थोड़ा सा हम विराम ले रहे हैं, ये क्या है, रुक रहे हैं, ये क्या है, अल्प विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे हो आप, तो कैसा अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब उद्धरण चिन्ह की बात करें तो जो ऊपर से ऐसे करके बताते हैं, ये क्या है, उद्धरण चिन्ह, किसी कथन के विशेष शब्दों को दर्शाने के लिए, जैसे विशेष शब्द के लिए कोई लोग अंडरलाइन कर देते हैं, तो विशेष शब्दों को दर्शाने के लिए आप उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शिक्षक ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ी बात है, तो सत्य बोलना ये क्या हुआ, उद्धरण चिन्ह में हमने रख दिया, तो क्या है, विशेष बात है, विशेष शब्दों को दिखाने के लिए हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मौखिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है प्रस्तुत करना, तो मौखिक अभिव्यक्ति विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम है। अगर हम अपने विचारों को किस प्रकार से बोलकर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, भाषण, कहानी आदि साधन है, जिसके माध्यम से हम अपनी मौखिक अभिव्यक्ति देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, आज के वीडियो में बस इतने प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारीपूर्ण लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।